जिसने भी दिया एक कतरा साथ हमारा, रही जिंदगी तो समंदर लौटाएंगे। साथियों, लगता है पाकिस्तान ने इस कथन को आत्मसात कर लिया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद जो है तुर्की ने की थी, उसको ड्रोन मुहैया कराए थे, आज पाकिस्तान तुर्की के उन्हीं एहसानों को चुकाना चाहता है। साथियों, मक्का के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको मुस्लिम नेटो के नाम से जाना जा रहा है, जिसको इस्लामिक नेटो के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट में साथियों पाकिस्तान, तुर्की और साथियों सऊदी अरब शामिल है। इन तीनों देशों ने बैठकर मक्का के अंदर ये एग्रीमेंट साइन किया है कि यदि एक देश पर कोई हमला करता है तो वह तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि यदि पाकिस्तान पर भारत अटैक करता है तो वह हमला जो है तुर्की और सऊदी अरब पर भी माना जाएगा। साथियों, इससे भारत की क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा, यह तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे ही। मिडिल ईस्ट के देशों में या हम कहें पश्चिम एशिया के देशों में साथियों ये तीनों ही देश अपना दबदबा रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरब हो। अगर ये तीनों देश एक टेबल पर बैठे हैं तो उससे साथियों इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसकी चर्चा भी साथियों आगे इस वीडियो में हम करेंगे। दबदबा साथियों इसलिए रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान भले ही एक भिखमंगा देश है, लेकिन साथियों पाकिस्तान के पास आपको पता है परमाणु हथियार तो है ही हैं। इसके अलावा साथियों यदि हम तुर्की की बात करें तो तुर्की साथियों नेटो कंट्रीज़ में दूसरे नंबर पर आता है, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जिसके पास आधुनिक हथियार हैं, जिसके पास सबसे बड़ी सेना है अमेरिका के बाद नेटो कंट्रीज़ में। और साथियों इसके पास जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधुनिक हथियार भी हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ बनाने का हुनर इसके पास है। यदि हम बात करें सऊदी अरब की तो साथियों सऊदी अरब के पास फंडिंग बहुत है, पैसा बहुत है, और इन तीनों देशों का जो तालमेल बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है भविष्य में। इसलिए साथियों भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या खतरे होंगे उसकी चर्चा भी इस वीडियो में हम आगे करेंगे। इस एग्रीमेंट से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की यदि हम बात करें उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इस एग्रीमेंट को होने के रीजन क्या हैं, जिसके वजह से साथियों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी से जो है फ़ोन पर बात की है। सोचिए साथियों इस एग्रीमेंट की वैल्यू क्या है। दोस्तों, यदि हम कारणों में जाएं, इस एग्रीमेंट के कारण क्या है, क्यों ये तीनों देश एक टेबल पर बैठे हैं, तो साथियों एक इसका जो प्रमुख और मुख्य कारण है वो है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध। साथियों जिस तरीके से ईरान इस युद्ध में अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहा है, दोस्तों मिडिल ईस्ट के देशों को अमेरिका की अब सिक्योरिटी पर जो है भरोसा नहीं रहा है। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमें एक ऐसा अलायंस बनाना चाहिए, एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहिए जिससे हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा ईरान ने जिस तरीके से बहरीन को पेला है, जिस तरीके से सऊदी अरब को पेला है, और जिस तरीके से साथियों कतर पर उसने मिसाइलें मारी हैं, अब साथियों मिडिल ईस्ट के इन देशों को बिल्कुल भी जो अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। और आप जानते भी हैं कि यह कहीं ना कहीं अमेरिका की गोद में बैठने वाले देश थे, कहीं ना कहीं अमेरिका की सिक्योरिटी के भरोसे देश थे। अब साथियों इनके अंदर ऐसी भावना आ रही है कि अब हमें अपनी सुरक्षा जो खुद करना चाहिए। इसीलिए साथियों अब जो है ये देश इस्लामिक नाटो की ओर बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक मुस्लिम ब्रदरहुड का इनके अंदर जो भावना आ रही है वह इसी कारण से आ रही है। एक एंगल इसमें ये हो सकता है। दूसरे एंगल की यदि हम बात करें तो साथियों जो मिडिल ईस्ट के अंदर हमेशा से जो एंगल चला आ रहा है वो है शिया वर्सेस सुन्नी का। यानी कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान आपको पता होगा सुन्नी देश हैं, और ईरान साथियों शिया देश है। ऐसे में साथियों शिया और सुन्नी के बीच में लड़ाई होना लाजमी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं तुर्की और सऊदी अरब और पाकिस्तान का करीब आना एक एंगल हो सकता है। यदि हम तीसरे और महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो जिस तरीके से भारत और इजराइल करीब आ रहे हैं, जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आपस में शेयर कर रहे हैं, जिस तरीके से मॉडर्न हथियारों का, मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट का आदान प्रदान भारत और इजराइल के बीच में हो रहा है, साथियों इससे भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव मिडिल ईस्ट के देशों पर पड़ रहा है। जिस तरीके से भारत एक उभरती हुई शक्ति है और इजराइल की जिस तरीके से मदद कर रही है, इससे भी साथियों बहुत ज़्यादा फर्क जो है मिडिल ईस्ट के देशों पर पड़ रहा है। और मिडिल ईस्ट के देशों को ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि नाटो की तर्ज पर हो। एक देश पर हमला हम सभी देश साथ मिलकर उसका जवाब दे सकें। अब साथियों बात आती है
जिस तरीके से तीनों देशों ने आपस में एग्रीमेंट किया है, जिसे मक्का एग्रीमेंट के नाम से जाना जा रहा है, ऐसी स्थिति में साथियों भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, अब हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं डगमगा रही है। जो सऊदी अरब हमारा सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था, जिसने साथियों हमारे प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, जिस तरीके से हमारे यहाँ भारत रत्न है, आज साथियों सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक ही टेबल पर बैठा है। ये कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा फेलियर है। आखिर हम जो है सऊदी अरब से मधुर रिश्ते क्यों नहीं रख पाए? इसका साथियों एक कारण हो सकता है हमारा इजराइल के पास जाना, इजराइल के करीब जाना, जो कि हम अमेरिका के दबाव में आकर काम करते हैं। दूसरा साथियों, हम ये भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम ईरान से भी दूर जा रहे हैं, हमारे पुराने साथी हमसे दूर जा रहे हैं, केवल और केवल इजराइल की वजह से। कहीं ना कहीं हम अमेरिका के दबाव में इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारा जो सबसे मजबूत पुराना साथी था, जिसका नाम रसिया था, जो साथियों में मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट तो देता ही था, यूक्रेन युद्ध के दौरान 2023 से 25 तक लगभग साथियों 1 लाख करोड़ रुपए की जो है रसिया ने हमको तेल दिया था, और 1 लाख करोड़ रुपए की हमें मुनाफा हुआ था, बचत हुई थी। हमने ऑयल रिफाइन करके पश्चिमी देशों को बेचा था, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, सभी हमसे तेल लेते थे। साथियों रसिया ने हमारा इतना बड़ा फ़ायदा करवाया था, लेकिन साथियों हम अमेरिका के दबाव में आकर रसिया जैसे परम मित्र देश को भी इग्नोर करते चले जा रहे हैं। हम शायद 1971 के रसिया के उन एहसानों को भी भूल गए, जिसमें साथियों जिस तरीके से पाकिस्तान की अमेरिका मदद कर रहा था हिंद महासागर में, उसने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, तो रूस ने हमारी मदद के लिए अपना 40वां बेड़ा जो है परमाणुओं से लैस हिंद महासागर के अंदर भेजा था। लेकिन साथियों आज हम फुली अमेरिका के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक लॉबी है, हमारे यहाँ एक डीप स्टेट है, जिसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। साथियों वो कहीं ना कहीं अमेरिका की पामेलियन पिल्ला बनना चाहती है, अमेरिका के चरणों में लेट जाते हैं। इसका कारण क्या है साथियों? इसका कारण है कि उन ब्यूरोक्रेट्स के, उन अफसरों के बच्चे जो है अमेरिका में पढ़ रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे अमेरिका में सेटल्ड हो जाएं और वहाँ की लाइफ जिएं। इसीलिए साथियों वो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। दोस्तों जब तक हमारी विदेश नीति अमेरिका के दबाव में रहेगी, हमारे हाथ से एक के बाद एक देश छिटकते चले जाएंगे। ईरान साथियों हमारा बरसों से, दशकों से परम मित्र देश था, जिसने हमें चाबहार बंदरगाह दिया टू काउंटर पाकिस्तान का बंदरगाह जो था ग्वादर बंदरगाह, उसको काउंटर करने के लिए उसने उसके निकट ही 48 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह दिया। लेकिन साथियों हमने ईरान के साथ क्या किया? अमेरिका के दबाव में आकर हम जो है इजराइल के इतने करीब होते जा रहे हैं कि हमारे जो पुराने साथी थे हम उनको भुलाते चले जा रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी साथियों एक बार कहा था कि हमें अरब राष्ट्रवाद का समर्थन करना चाहिए, और उन्होंने ये बात खुलकर कही थी और जोर देकर मजबूती के साथ कही थी कि हमें जो है इजरायलियों का साथ नहीं देना चाहिए और इजराइल को जल्दी से जल्दी फिलिस्तीनियों की जगह खाली करनी चाहिए। साथियों उन्होंने अरब राष्ट्रवाद का समर्थन किया था, और इसीलिए जो है भारत से ईरान, इराक, जो भी मिडिल ईस्ट के प्रमुख देश थे, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, सभी खुश थे, ईरान भी खुश था। लेकिन साथियों पिछले कुछ दिनों से जब से हमने इजराइल का साथ दिया है, मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देश हमसे नाराज़ हैं, और हम इजराइल पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है एक लेवल तक कर सकते हैं, क्योंकि 1945 से पहले इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था। अमेरिका का बना बनाया एक पपी देश है, वो पपेट देश है जो इजराइल है। साथियों अमेरिका जब चाहेगा इजराइल के कान ऐंठ देगा और वह भारत के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए साथियों हमें अपनी डिप्लोमेसी बहुत सतर्कता के साथ बरतनी पड़ेगी। समय की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, हमें जो है अब जागना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से इस्लामिक नाटो बनते रहेंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड सामने आता रहेगा, और साथियों भारत के खिलाफ एक बड़ी लॉबी विश्व के अंदर उभर के आएगी। साथियों इसी तरीके से एंटी इंडिया फ्रंट बनते रहेंगे, जिस तरीके से ये तीनों देश एक टेबल पर साथ आए हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की। दोस्तों हमें विदेश नीति में बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमें अमेरिका के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका से हमारा बहुत बड़ा व्यापार भी नहीं है, मात्र $100 बिलियन का व्यापार है, जिसके वजह से साथियों हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। कोई बड़ा व्यापार नहीं है उसके साथ। इसलिए साथियों हमको अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखने की
आज आवश्यकता है। हमारी इसी ढुलमुल विदेश नीति का साथियों नतीजा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साथियों आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ दो महाशक्ति तो विश्व की खड़ी थी, छोटे छोटे न जाने कितने देश खड़े थे। साथियों अमेरिका पाकिस्तान का खुलकर साथ दे रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चीन खुलकर साथ दे रहा था, टर्की खुलकर साथ दे रहा था, सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, बहरीन हो, सभी देश उसका साथ दे रहे थे। लेकिन साथियों भारत के साथ सिवाय अफगानिस्तान के साथ कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था। इसका एक प्रमुख रीजन था क्योंकि हम किसी के समर्थन में कभी बोलते नहीं हैं, हम जो अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। तो साथियों आज हमारे समर्थन में कौन बोलेगा जब हम युद्ध लड़ रहे होंगे। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रसिया ने इंटरनल मदद जरूर की लेकिन वो खुलकर नहीं बोला। इसीलिए साथियों हमारी विदेश नीति को संवारने की ज़रूरत है, नहीं तो साथियों सऊदी अरब जैसे परम मित्र देश को भी हम जो है तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ देख ही रहे हैं। दोस्तों यदि हम नहीं जागे और अमेरिका के साथ अमेरिका के चरणों में यदि हम लेटना नहीं छोड़ेंगे साथियों, इसी तरीके से हम मुस्लिम ब्रदरहुड को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो है इस्लामिक नाटो एक व्यापक और बड़ा संगठन हमें पश्चिम एशिया के अंदर देखने को मिले, जिससे साथियों भारत की मुश्किलें जो है बढ़ती चली जाएंगी। हमें साथियों बहुत सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। फिलहाल साथियों इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।